हेलो टीचर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस एकेडमी। आई एम अमित कुमार समी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आज से हम स्टार्ट करेंगे ईएमआईएस के टीचिंग एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज पार्ट फर्स्ट है ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम चैनल पर भी। ठीक है, आप इस पीपीटी को मैं पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करके क्वेश्चंस दोबारा देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब है कि एक बंदा जिसको सिर्फ और सिर्फ आपको सब्जेक्ट नॉलेज ना हो, वो ये बात भी समझे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, आप बच्चों को एजुकेट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात है, वो प्रोसेस पता होना चाहिए कि जिस तरीके से उनको बेस्ट एजुकेशन दी जा सकती है, क्योंकि आपको बच्चों में से उनका बेस्ट निकाल के लेके आना है। ठीक है, कहते नहीं, टीचिंग इज नॉट ए कप ऑफ टी फॉर एवरीबॉडी। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। देखिए आज हम करेंगे अप्रॉक्स 25 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आराम से तसल्ली से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहला है प्रेजेंटिंग डिस्कनेक्टेड चंक्स ऑफ नॉलेज वुड। देखिए डिस्कनेक्टेड चंक्स क्या होता है। सपोज कीजिए कोई भी टॉपिक है, आपने उसका एक बीच का पार्ट उठा के बच्चों को दे दिया, समझाने लगे, तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है मेक इट डिफिकल्ट फॉर द लर्नर टू गेन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। देखिए ये तो होगा ही, उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि आपका बेस आपने उसको बेस आपको बताया नहीं है उनको। ठीक है, सेकंड है मेक रिकॉल ईजियर फॉर द लर्नर। जब उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो रिकॉल कहाँ से करेंगे। ठीक है, हेल्प लर्नर टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन देयर ओन। वो खुद से इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, अगर वही करेंगे तो हम क्या करेंगे। ठीक है, मेक द टास्क ऑफ द टीचर डिफिकल्ट एंड दैट ऑफ द लर्नर इजी। देखिए टीचर का टास्क डिफिकल्ट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टीचर है ही इसी चीज़ के लिए, है ना। तो करेक्ट आंसर है मेक इट डिफिकल्ट फॉर द लर्नर टू गेन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सेकंड देखिए, इन एन इफेक्टिव क्लासरूम एक प्रभावी कक्षा में क्या होगा। पहला, बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है। प्रभावी शिक्षा में इफेक्टिव क्लासरूम में दंड और इन सब चीज़ों की तो बात हो ही नहीं सकती। ठीक है, बच्चे डरेंगे क्यों, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड हो पॉलिसी हमारी। तो सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ये हो गया गलत। सेकंड है बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते और जैसा इन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं। ये तो नहीं है। ठीक है, जैसे हमारा देश है कि लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई कुछ भी करने लग जाए। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हो गया गलत। थर्ड है बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन और सहयोग हेतु शिक्षक की सहायता लेते हैं। ये ऑप्शन एकदम ठीक है। फोर्थ भी देख लेते हैं। फोर्थ है बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण, ठीक है, योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। द चिल्ड्रन आर ऑलवेज एनेक्सियस एंड केप्ट देयर टॉयज सिंस द टीचर्स कीप ऑन गिविंग रेगुलर टेस्ट। देखिए रेगुलर टेस्ट की जहाँ पर बात आए तो सिर्फ टेस्ट से काम नहीं चलता, असेसमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ टेस्ट से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। ठीक है, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक की सहायता लेते हैं। उसी चीज़ के लिए टीचर होते हैं, जितना उनको समझ में जाए ठीक है, नहीं आए तो टीचर समझाएगा, सिंपल सी बात है। थर्ड ऑप्शन देख लीजिए, आराम से देखिए, आराम से। अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया स्पेशली गर्ल्स डू हाउस होल्ड चोर्स, ठीक है, बिफोर कमिंग to school and after going back from home. What would you think a teacher should be regarding homework in this context? मतलब आपने देखा होगा अब भी, ठीक है, जितनी बच्चियाँ होती हैं, लड़कियाँ, वो स्कूल में आने से पहले भी खाना बना के आती हैं और घर पे जाके भी घर का काम करती हैं। तो अगर वो घर का काम नहीं करके लेके आएंगी तो क्या करना चाहिए। ठीक है, ये है। देखिए भारत में बहुत से बच्चे, विशेषकर लड़कियां, विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करती हैं।
ठीक है, आपके विचार में इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात है। तो पहला है, बच्चों के माता पिता को उनके गृह कार्य को पूरा करने के लिए ट्यूशन, देखिए जहाँ भी इस टाइप के वर्ड आ जाए ट्यूशन वगैरह का, तो आप अपने आप बिना देखे ही काट देना उसको। उसे उन बच्चों को कठोर दंड की बात हो ही नहीं सकती, दंड एकदम गलत चीज़ है। थर्ड देखिए, शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों को घरेलू जीवन से जोड़ता है। बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, ये तो है। फिर भी फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठें। देखिए, बच्चों को बोझ में नहीं मारना है हमें, हम अपना एफर्ट ज़्यादा लगा सकते हैं, बच्चों को बोझ में नहीं मारेंगे, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है। द टीचर शुड गिव होमवर्क दैट कनेक्ट देयर लर्निंग टू स्कूल टू द चिल्ड्रंस लिव टू होम, ठीक है, जो उसको अपने जीवन से जोड़ता है, ऐसा गृह कार्य देना चाहिए। फोर्थ है, व्हाट इज क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी क्या है? देखिए, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई और प्रिपेयर ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशन ऑफ, देखिए जहाँ पर ये वर्ड आ जाए आपको ओरिजिनल वगैरह, ठीक है, वहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस है, ये प्लस पॉइंट होता है आपका, ठीक है। ये क्या कह रहा है? क्रिएटिविटी है एबिलिटी टू आइडेंटिफाई और प्रिपेयर ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, यही चीज़ होती है। फिर भी नेक्स्ट देख लेते हैं। क्रिएटिविटी इज बेस्ट डिफाइंड एज द IQ अबाउट 200, ये गलत है। IQ 200 होने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है, इसका क्रिएटिविटी से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट है, इफ ए फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस इट रेफर्स टू द स्किल दैट डिपेंड ऑन एक्यूमुलेट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों और संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर करता नहीं। जो संचित है उससे मतलब नहीं है, आपको तो डिस्कवर करना है, उस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये आंसर हो गया गलत। नेक्स्ट ऑप्शन है, अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस दैट डिपेंड्स हैवीली ऑन इंफॉर्मेशन प्रोसेस स्किल इंक्लूड द स्पीड एंड प्रोसेस, बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति शामिल करता है। देखिए, ये जहाँ इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन स्पीड वगैरह का कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है, स्पीड एंड प्रोसेसिंग का मतलब कुछ है ही नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, ठीक है, जो चिल्ड्रन है विद लर्निंग डिसेबिलिटीज हैव रिटार्डेड मेंटल डेवलपमेंट, देखिए उनको रिटार्डेड वर्ड यूज नहीं करेंगे जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? गलत हो जाएगा। हैव लो IQ, IQ से कोई मतलब ही नहीं है। लर्निंग डिसेबिलिटीज में क्या होता है? हैव कंफ्यूजन बिटवीन लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट्स दैट लुक अलाइक, ठीक है, डिसलेक्सिया वगैरह जैसा होता है, ठीक है, तो ये एकदम करेक्ट आंसर हो सकता है। इजीली रिकॉग्नाइज एंड कॉम्प्रिहेंड साइट वर्ड, साइट वर्ड क्या होता है, कुछ आप बता सकते हैं? साइट वर्ड होता है जैसे कोई भी वर्ड आप देखते ही आपको समझ में आया, आपके डेली रूटीन में जो वर्ड आ रहे हैं आप देखते ही उनकी स्पेलिंग आप देखेंगे भी नहीं और सीधे लिख देंगे, ठीक है। लेकिन जो न्यू वर्ड आएगा आप उनको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो ओल्ड वर्ड्स आते हैं जो रेगुलर यूज़ में आते हैं, जैसे हैव हो गया, ठीक है, कन्फ्यूज़न हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ये अपने डेली रूटीन में आते हैं, तो इनको देखना नहीं पड़ेगा, तुरंत साइट वर्ड है, देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये क्या लिखा है। लेकिन जब कोई न्यू वर्ड आता है तो वो साइट वर्ड नहीं होते। समझ में आ गया? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? हैव कन्फ्यूजन बिटवीन लेटर एंड अल्फाबेट लुक लाइक, ठीक है, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्गों में भ्रम होना, ठीक है, यहाँ पर वर्ण होएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की व्हाई डू चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्फ, देखिए ये वाइगोत्स्की है, तो अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की व्हाई डू चिल्ड्रन स्पीक देम, वो अपने खुद से खुद बात क्यों करते हैं? तो पहला है चिल्ड्रन आर इगोसेंट्रिक, ये प्याजे की बात हो गई, इसको काट देंगे हम यहीं, ठीक है। चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर ऑन एक्शन, ये ऑप्शन सही हो सकता है।
कि बच्चे अपने कार्य की दिशा देने के लिए बोलते हैं, सिंपल सी बात है। चिल्ड्रन यूज देयर स्पीच टू अट्रैक्ट टू अटेंशन टू अडल्ट। अभी वो इतने समझदार नहीं हुए कि दूसरों को अटेंशन देने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए वो काम करे। चिल्ड्रन आर वेरी टॉकेटिव इन नेचर, ये भी ऑप्शन गलत होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी। चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर ऑन एक्शन, अपने, ठीक है, अपने कार्यों को दिशा देने के लिए ही वो बात करते हैं, खुद से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट टर्म और फेज डज पियाजे यूज टू मेंटल स्ट्रक्चर? व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स इन थिंक? मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने कौन सा शब्द दिया है? देखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये नहीं है, जीन नहीं है, मैचुरेशन ब्लॉक नहीं है, ये है स्कीमा। क्या है? स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? आपके जहन में जो भी चीज़ें बनती रहती है ना, ठीक है, आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं है, ये सब क्या है? स्कीमा है। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें देखिए माइंड में जो भी चलती है, ये सब स्कीमा है, अवधारणाएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रोसेस टू सोशलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड। यहाँ पर देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, ध्यान रखना, नहीं है, नॉट। ठीक है, तो ये क्या है? लर्निंग द कस्टम्स एंड नॉर्म्स द कल्चर, ये सब तो सोशलाइजेशन का पार्ट ही है। एक संस्कृति की रीतियाँ और मानदंडों को सीखना, ये तो है सोशलाइजेशन का पार्ट। एक्वाइजेशन ऑफ स्किल, ठीक, कौशलों का अर्जन कहाँ से करोगे आप? समाज से ही करोगे। एक्वाइजेशन वैल्यू एंड बिलीफ्स, ये भी कहाँ से करोगे? मूल्यों का और विश्वासों का अर्जन ये भी आप कहाँ से करोगे? सोसाइटी से ही करोगे। लेकिन जेनेटिक ट्रांसमिशन, इसका सोशलाइजेशन से कोई भी दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं, एक्सेस द चाइल्ड एबिलिटी, चाइल्ड एबिलिटी क्या देखते हो? रिकॉग्नाइज द करेक्ट आंसर, रिकॉल द करेक्ट आंसर। जब आप एमसीक्यूज देखते हो तो आप क्या करते हो? रिकॉग्नाइज करते हो, उत्तर को सही पहचान करते हो, रिकॉल द करेक्ट आंसर करते हो, कंस्ट्रक्ट द करेक्ट आंसर करते हो, एक्सप्लेन द करेक्ट आंसर करते हो? बताइए। तो यहाँ पर कंफ्यूज आप, जहाँ तक हो सकता है आप इन दोनों में कंफ्यूज होगे। ये दोनों तो वैसे ही कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, एमसीक्यू है। तो हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम रिकॉल करते हैं। हमने वो चीज़ पढ़ी है तो हम क्या करेंगे? रिकॉल करेंगे। करेक्ट आंसर क्या है? बी। हम उस चीज़ को, वो चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है तो हम उसको रिकॉल करेंगे, हाँ हमने क्या पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट इन दिस कॉन्टेस्ट ऑफ इमोशंस, लर्निंग एंड मोटिवेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? भावनाएं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप पूरी तरह सहमत हैं? पहली बात, पहला है, सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती। अगर आपको टीचर्स मोटिवेट नहीं करेंगे, ठीक है, तो लर्निंग पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? टीचर्स आपको रेगुलर मोटिवेट करते रहते नहीं करते रहते? तो ये एकदम गलत है कि उससे कोई भूमिका नहीं होती, बिल्कुल भूमिका होती है। तो ये ऑप्शन गलत है। सेकंड है, कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसमें आप कितने निपुण हैं। बिल्कुल गलत। कुछ भी सीखने के लिए उसमें निपुण होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर निपुण हो तो क्यों सीखोगे? सिंपल सी बात है। थर्ड है, सीखने के लिए भावनाओं को अलग रखना चाहिए। भावनाओं को अलग रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये तो हमने फर्स्ट ऑप्शन में देख लिया था। फोर्थ है, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। 10th का कौन सा हो गया? 4th आ गया। देखिए आपको वीडियो कैसी लग रही है? सच में आपके सपोर्ट की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से मोटिवेशन मिलेगा और आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी। मैं भी नया हूँ तो ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, टू एनकरेज चिल्ड्रन टू पुट इन एफर्ट इन देयर स्टडीज चिल्ड्रन नीड टू
बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डैश की आवश्यकता होती है। मोटिवेट द चाइल्ड, स्कोल्ड द चाइल्ड, कंट्रोल द चाइल्ड और कंपेयर। देखिए जहाँ पर भी स्कोल्ड जैसा वर्ड आ जाए हटा दोगे, कंट्रोल वाली वर्ड आ जाए ये, और कंपेयर ये तीनों जहाँ पर आ जाए अपने आप हटा देना साइड में। मोटिवेट वर्ड बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये प्लस होता है, प्लस पॉइंट होता है। देखिए आप अगर इन पॉइंट को भी देख लेंगे ना तो काफ़ी क्वेश्चंस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, काफ़ी लंबा है लेकिन बहुत ज़रूरी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसे ही उठा के दे रहा हूँ मैं, ठीक है। द करिकुलम मस्ट अनेबल द चिल्ड्रन टू फाइंड देयर वॉइस, नर्चर देयर क्यूरियोसिटी टू डू थिंक, टू आस्क क्वेश्चन एंड टू परस्यू इन्वेस्टिगेशन, शेयरिंग एंड integrating their experience with the school knowledge rather than their abilities to produce textual knowledge. NEP 2005 against this breakup, what should be the primary role by the children? पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक को ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ पाने, कार्य करने के लिए, अपनी जिज्ञासा को पोषण करने और प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने और विद्यालय को ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाएं। ये चीज़ सब है एनईपी में, ठीक है। और एनसीएफ में तो एनसीएफ जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, इस पाठ्यचर्या में, ठीक है, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए देख लेते हैं, ठीक है। पहला है टू डू द चैप्टर्स ऑफ द टेक्स्ट बुक सिक्वेंटली, ठीक है, पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमबद्ध पूरा करना। सिर्फ टेक्स्ट बुक पूरे करने की बात तो अब दूर दूर तक कहीं भी नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकेंड, टू इंश्योर दैट द टीचर आस्क गुड क्वेश्चंस एंड द चिल्ड्रन राइट द आंसर इन देयर नोटबुक। फिर वही टेक्स्ट बुक वाली बात आ गई, जब सिर्फ टेक्स्ट बुक्स तक सीमित हो वो आंसर आपका होगा ही नहीं। थर्ड है टू गिव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। देखिए ये एक वर्ड है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। ये जहां पर आए ये समझ लीजिए आपका ऑप्शन वही होने की काफ़ी संभावना है, ठीक है। टू गिव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन टू शेयर देयर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, ठीक है। जो टीचर है बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने में पर्याप्त अवसर देना, ये एकदम ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है। फोर्थ देख लेते हैं फिर भी, टू डिस्कार्ड द एक्सपीरियंस ऑफ द चिल्ड्रन एंड फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक। अपने अनुभवों को बच्चों से कहो कि अपने अनुभव को निरस्त कर दे और सिर्फ किताब पर ध्यान दे, ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता। टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जहाँ पर भी आए टेक्स्ट बुक वहाँ पर सिर्फ हटा दो, अलग कर दो, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। असेसमेंट इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज, आकलन, देखिए असेसमेंट क्या होता है, आकलन करना किसी का भी, ठीक है। ये 3 पार्ट में होता है, 1 मिनट देख लेते हैं, शायद मैंने बताया भी। देखिए पहले होता है मेजरमेंट, फिर असेसमेंट, फिर इवैल्यूएशन। मेजरमेंट मतलब क्या होता है कि आप कोई भी एग्जाम ले रहे हो उसमें जितने मार्क्स आएंगे, ठीक है, वो हो गया मेजरमेंट। उसके बाद आप उसका असेसमेंट करेंगे, ठीक है। असेसमेंट कितने तरीके से होता है, 360 डिग्री जो असेसमेंट है वो कैसे कैसे होता है बताया था ना मैंने उस दिन। एक तो सेल्फ असेसमेंट होता है, एक पीयर असेसमेंट होता है और एक टीचर असेसमेंट होता है। 360 डिग्री असेसमेंट यही तो होता है, ठीक है। असेस करेंगे उसके बाद उसको इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है, तो इवैल्यूएट बाद में आता है, असेसमेंट हो गया। ये केस में एनईपी, ठीक है, 360 वाला। इससे पहले आप क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अभिन्न अंग है क्योंकि आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा के महत्वपूर्ण है। ओनली, देखिए जहां पर ओनली आ जाए ये वर्ड ध्यान रखना, ओनली, इसका मतलब है ये नेगेटिव है, समझ लिए। जहां पर सीमित हो जाए ना ओनली वाला वर्ड तो
उसको हटा देना अपने आप ही। तो ये कहाँ गया, फर्स्ट ए, ये गलत हो गया। सेकंड है चिल्ड्रन नीड टू बी मार्क्ड सो दैट दे नो वेयर दे स्टैंड एंड कंपैरिजन, जहाँ पर कंपैरिजन वर्ड आ जाए, ठीक है। बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए क्योंकि वे समझ सकें कि वे अपने सब पार्टियों की तुलना जहाँ पर आए वहाँ पर उनको भी कंपैरिजन होगा ही नहीं बच्चों का आपस में। यही तो हम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड है असेसमेंट हेल्प द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन लर्निंग एंड सर्व एज द फीडबैक ऑन देयर ओन टीचिंग, ये एकदम ठीक है। आकलन से अध्यापक बच्चों में अधिगम को समझता है और समझाता है और उनमें अपने शिक्षण की प्रतिपुष्टि भी करता है, एकदम ठीक है। ठीक है, कहाँ गया ये ठीक है। फोर्थ है असेसमेंट इज द ओनली वे टू इंश्योर दैट टीचर्स हैव टॉट एंड स्टूडेंट हैव लर्न। क्या सिर्फ यही तरीका है? अगर कोई बच्चा है उसको नहीं समझ, सपोज कीजिए उसको कोई बीमार हो गया, वो नहीं आया टेस्ट में, तो क्या उसने कुछ सीखा ही नहीं? ऐसा नहीं होगा ना, तो ये भी गलत है। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट चिल्ड्रन मेकिंग एरर्स। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? पहला है बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती। हमारे बच्चों को कोई ऐसा कहेगा और हम उनको छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो बच्चों के लिए कुछ भी गलत हम शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होगी, बिल्कुल गलत है। तभी तो हम उनसे कहते हैं सोचो, अपने व्यूज़ दो। सेकंड है बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं जो यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। बिल्कुल ठीक है, जब गलतियां करेंगे तभी तो समझेंगे, ठीक है। आप आखिर कोई भी वो गलती करेंगे, उनको पता पड़ गया कि अब वो ये गलती दोबारा नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। थर्ड है गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए। बिल्कुल गलत, ठीक है। किसी को भी इमिटेट नहीं करना है। क्या नहीं करना? इमिटेट नहीं करना है। चौथा है वरना क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी? अगर इमिटेट करते रहोगे तो क्रिएटिविटी आएगी कहाँ से बच्चों में? फोर्थ है बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड की बात कर रहे हैं, पनिशमेंट, ठीक है। ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। फिल द स्टूडेंट्स, ठीक है, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? सिंपल सी बात है, ठीक है। अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना, उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना, सिर्फ परीक्षा के लिए तैयार नहीं करना। सिर्फ परीक्षा के लिए थोड़ी तैयार कर रहे हैं बच्चों को, ठीक है, उनकी लाइफ के लिए तैयार करें कि वो जिंदगी में आगे सब कुछ सही से करें, ठीक है। सीधे तरीके से ज्ञान देना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना, ये भी गलत, ठीक है। समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम पे बंधे रहना, जहां पर स्ट्रिक्टली कोर्स, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ है सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, ये एकदम ठीक है। ये क्या है? प्रोवाइड ऑथेंटिक लर्निंग सिचुएशन एंड फैसिलिटेट, जहाँ पर फैसिलिटेट वर्ड आ जाए वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। फैसिलिटेट इंडिपेंडेंट थिंकिंग इन स्टूडेंट, ये ध्यान रखना। मैं टर्म क्यों बोल रहा हूँ? ताकि आपको देखते ही ध्यान आ जाए कि हाँ ये चीज़ है, दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तक पढ़ते हैं, ठीक है, तो उन्हें एक प्रमाण दिया जाता है। यह रणनीतियां शायद अधिक समय तक काम ना करें, जाहिर सी बात है।
काम नहीं करेंगी। अब क्यों काम नहीं करेंगी ये देख लेते हैं। पहली बात है, ए लार्ज नंबर ऑफ सर्टिफिकेट वुड हैव टू बी गिवन व्हेन मोर चिल्ड्रन स्टार्ट रीडिंग। मतलब जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जितने बच्चे हैं उतने प्रमाण पत्र देने में हमें क्या दिक्कत है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड है पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालेगा। ये कोई बात नहीं होती। गृह कार्यों को करने में क्या बाधा डालेगा। थर्ड है, यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। मतलब देखिए, पुरस्कार वगैरह की बात क्यों बार बार होती है कि आप उनको एक तरह से क्या कर रहे हो, घूस दे रहे हो। ठीक है, कुल मिला के संभवतः बच्चों को उसमें क्या एडिक्टेड हो जाएंगे ना, केवल प्रमाण पत्र लेने के लिए ही वो पढ़ेंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे। आपने एक मूवी देखी है, कौन सी है, जिसमें वो है एक बच्ची है, क्या है, मैं बता देता हूँ। उसमें दिमाग से स्लिप आउट हो रहा है। वो है लड़की जिसमें वो पढ़ती है अपनी मम्मी को हराने के लिए। वो पढ़ती है, उसके बाद जब वो जीत जाती है तो उसके बाद, नाम बोल रहा हूँ, अब बताइए कौन सी वो मूवी। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला ऑप्शन ठीक होगा कि संभवतः बच्चे केवल प्रमाण पत्र करने के लिए ही पुस्तकों को पढ़ने की तकलीफ ले सकते हैं। चौथा है, पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी। ये गलत। तो करेक्ट आंसर क्या है, सी। सी क्या है, दिस माइट लेट द चिल्ड्रन रीडिंग ओनली फॉर गेटिंग द सर्टिफिकेट। सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए बच्चे पढ़ेंगे, जैसे बोलते हैं कि हाँ फर्स्ट आना है क्योंकि प्राइस मिलेगा। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बच्चों में। पढ़ना है क्योंकि हम लाइफ में कुछ कर पाए, कुछ हमें ज्ञान मिले। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अपनी कक्षा के बच्चों का उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने के लिए आप किस प्रकार सहायता करेंगे। देखिए, हर बच्चा अपने कंसेप्ट के साथ आता है और कंसेप्ट हमेशा ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव वे में ही है। कंसेप्ट हमेशा पॉजिटिव वे में नहीं, कभी कभी कुछ गलत कंसेप्ट भी तो हो जाते हैं। हमारे भी तो बहुत सारे गलत कंसेप्ट हैं जो हमसे छोटे और बड़े भाई, छोटे भाई, ठीक है, ये सब क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका ऑप्शन है पहला है, तथ्यात्मक जानकारी देना चाहिए। ठीक है, गिव फैक्चुअल। अगर आप सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दोगे बच्चों को तो वो बच्चे कभी नहीं समझेंगे। अगर आप ये बोलोगे कि नहीं ऐसा करने से ये होगा, बिल्कुल नहीं समझेंगे। ठीक है, आप बच्चों को बोलो कि इस बोर्ड में हाथ मत दो तो नहीं सुनेंगे, सिंपल। आप उसके पीछे, ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन हो गया गलत। सेकंड है, अवधारणाओं को बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने देना, अवसर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जब बच्चों को अपने कंसेप्ट, उनके कंसेप्ट को एक बार सुन तो लो कि आखिर वो बच्चे ऐसा क्यों सोच रहे हैं। ठीक है, तो एकदम सही है। थर्ड है, बच्चों को सूचना लिखकर उन्हें याद करने के लिए कहना। ये जहां पर मेमोराइज वर्ड आ जाए काट देना अपने आप। ठीक है। फोर्थ है, यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हों तो उन्हें दंडित करना चाहिए। दंडित तो करने का मतलब नहीं, मेन बात है आप उनके कंसेप्ट को सुनिए, आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं। अगर उनके कंसेप्ट जब आप सुन लो, जैसे होता है ना, क्लास में आप जाते हैं, अपने से बहुत से लोग पढ़ा भी रहे होंगे, जब जाते हैं और पहले हम बच्चों से पूछते हैं, अगर पहले हम उनसे पूछते हैं आंसर, ठीक है, जब वो बताते हैं तो हम कहते हैं हाँ एक ये तरीका हो सकता है लेकिन दूसरा तरीका ये है। तो मेरी बात है, पहले उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानो, उसके बाद उनको क्लियर करो कि ऐसा नहीं ऐसे होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ टीचर्स मोस्ट इंपोर्टेंट रोल इन इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षक या शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है। पहला, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले।
ठीक है, टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड गेट्स द अपॉर्चुनिटी मैंने बताया पहले, अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज हर पोटेंशियल। बिल्कुल, ये तो पॉजिटिव जा रहा है। सेकंड भी देख लेते हैं, कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। ऐसा पॉसिबल है क्या? आपको लगता है कि सभी बच्चे समान गति से? नहीं, वो अपना बेस्ट तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, अपने पोटेंशियल अपना बेस्ट देके। थर्ड है, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है, स्टैंडर्डाइज। देखिए, जहाँ पर स्टैंडर्डाइज या स्टैंडर्ड चीज़ आ जाए वहाँ पर आप अपने कान थोड़े खड़े रखना, क्योंकि ये होता है, जबकि ये हमारा कैसा होता है, एजुकेशन सिस्टम कहता है फ्लेक्सिबल है। कौन सा है? फ्लेक्सिबल है, स्टैंडर्डाइज नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। फोर्थ है, बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना, ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये इस ऑप्शन से हमें कोई लेना देना है ही नहीं। करेक्ट आंसर है फर्स्ट, टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड गेट अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज हर पोटेंशियल। जब तक कहते नहीं, हनुमान को भी उनका पोटेंशियल जब तक नहीं बताया था तो वो कुछ उनको ज्ञान ही नहीं था। ठीक है, उन्होंने अपना पोटेंशियल बताया, तभी वो इतना उन्होंने अपना विशाल रूप ले लिया। तो बच्चों को आप उनका पोटेंशियल बताओगे तभी वो हनुमान बनेंगे। मजाक कर रहा हूँ। ठीक है। 19, एवरी चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज वेरी ग्रेटली इन अपीयरेंस, एबिलिटीज, टेम्परामेंट, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड अमॉन्ग अदर थिंग्स। ठीक है, व्हाट द रोल ऑफ द स्कूल इन दिस रिगार्ड। समान आयु के बच्चों में भी आकृति, आयोग, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। बिल्कुल होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? पहले, सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार हो। पॉसिबल है क्या? नहीं है, ये पॉसिबल है ही नहीं। दूसरा, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चों को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास का अवसर मिले। एकदम करेक्ट है, अपॉर्चुनिटी। देखिए, फिर वही आ गया ना वर्ड, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जहाँ पर बच्चों को पूरे अवसर मिले कि वो अपना पोटेंशियल दिखा सके, एकदम सही है। थर्ड क्या है? तो ये तो 20 हो गया। थर्ड भी देख लेते हैं, बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित हो। मैंने फिर बताया था कि स्टैंडर्ड ये वर्ड जहाँ भी आए तो उसको हटा दो। फोर्थ है, इंश्योर दैट ए टीचर यूज स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन। फिर वही आ गया। ठीक है, सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करें। नहीं, मतलब ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर है बी, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास का अवसर मिले। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, ठीक है, थोड़ा बड़ा है, आराम से पढ़िए, मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये एक मिनट, वेट। हाँ, ठीक है। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा के कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। प्रथम पीढ़ी का मतलब आप सबको पता है, जो पहली बार, मतलब उनके माता पिता कोई भी पढ़े लिखे नहीं है, वो पहली बार अपने घर में से पढ़ने के लिए आए हैं, विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसे किए जाने वाली संभावना सर्वाधिक है? मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा सा प्रिंटिंग में थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, जो टाइपिंग किया मैंने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्टली लाइकली टू डू। आप सबसे ज़्यादा क्या है ऐसा है जो आप करेंगे? ठीक है, बच्चों से कहेंगे कि उनमें आगे पढ़ने की क्षमता नहीं है। हम ऐसे कैसे कह सकते हैं? बच्चों को डिमोटिवेट थोड़ी ना करेंगे। टीचर कभी बच्चों को डिमोटिवेट नहीं करेगा। सेकंड है, माता पिता को बुलाएंगे और उनसे अपने बच्चों को ट्यूशन, देखिए जहाँ पर ट्यूशन वर्ड आ जाए अलग हटा देना, कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें सहायता उपलब्ध कराएंगे। क्या आंसर है? बिल्कुल ठीक है। देखिए, क्योंकि उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सिंपल सी बात है।
भाई पहली पीढ़ी का मतलब है कि उनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक, तो ये ऑप्शन हो गया ठीक, करेक्ट। चौथा, उन्हें याद करने के लिए और उत्तर को 5 बार। देखिए रोट लर्निंग का तो हम वैसे ही खिलाफ है, रोट लर्निंग की बात करेंगे नहीं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। ठीक है, प्रोवाइड, इसके फोल्डिंग, ठीक है, यहाँ पर इसके फोल्डिंग है ना, ये ध्यान रखना ये वर्ड। ठीक है, ये कहता है थोड़ा सा हेल्प कर देना बच्चों को। कहते नहीं है कि इसमें है कि एक तो कौन सा है, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आप मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि ZPD किसने दिया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है जेंडर बायस रेफर्स टू। देखिए किस चीज से पता पड़ेगा कि आप जेंडर बायस हैं, क्या संकेत है। पहला है अपने शरीर विज्ञान, मतलब एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफरेंट बिटवीन बॉय एंड गर्ल ड्यू टू देयर फिजियोलॉजी। देखिए जब फिजियोलॉजी अलग है ही, जब फिजियोलॉजी अलग है ही तो उसमें डिफरेंस कैसे हो सकता। ठीक है, जब है ही तो बोलेंगे ही, वो चीज़ तो अलग है ही है, उससे कोई मतलब थोड़ी ना है। सेकंड है डिफ्रेंशिएट ट्रीटमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन ड्यू टू कल्चरल एटीट्यूड। यही तो चीज़ है जो सेकंड है, यही चीज़ तो है कि खाना कौन बनाएगा। जैसे आप ऐड में भी देखते हो कि कौन बना रहा है, माँ बना रही है। ठीक है, और ऑफिस कौन जा रहा है, पापा जा रहे हैं। घर पे कौन रह रहा है, घर पे कौन रह रहा है, मम्मी रह रही है। ठीक है, झाड़ू कौन लगा रहा है, मम्मी लगा रही है। तो ये सब चीज़ें क्या कल्चर। ठीक है, ये क्या है, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है ना, इसी चीज़ को, इसी थिंकिंग को तो चेंज करना है। ठीक है, तो ये तो जेंडर बायस है। थर्ड सी, देखिए सी है आपका जेनेटिक डिफरेंस बिटवीन, जेनेटिक डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। देखिए जेनेटिक डिफरेंस तो होगा ही होगा, जहाँ पर जेनेटिक आ जाए उससे जेंडर बायस का क्या मतलब, ये तो आपका अनुवांशिक है। ठीक, तो इसके उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। फोर्थ है परसेप्शन ऑफ सेल्फ एज रिलेटिविटी फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन इन कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए जो परसेप्शन है ऑफ सेल्फ एज रिलेटिवली फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन इन कैरेक्टरिस्टिक, ये चीज़ गलत है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर है बी। 21 का क्या है, बी, कि आप कल्चरल और कल्चरल एटीट्यूड जो है वो अलग से नहीं रखना चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कहीं जा रहे हो और आप बोल रहे हो कि हाँ ये लड़की है ना, इससे नहीं हो पाएगा। 22 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंसी के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट कौन सी है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू डू वेल इन स्कूल। सिर्फ जो स्कूल में अच्छा कर सकते हैं क्या वही इंटेलिजेंट है, ये कोई मतलब नहीं बनता है। इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल हैविंग ए सेवरल एस्पेक्ट टू डू। देखिए क्या बोला यहाँ पर, जहाँ पर मल्टी डायमेंशनल आ जाए वर्ड, ठीक है, वो आपका करेक्ट होगा। इंटेलिजेंस इन मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ऐसा माना, आप ऐसा मानते हैं, ये बताइए कि आप बताइए कि ऐसा मानते हैं कि जो बच्चा एक चीज़ में ब्रिलियंट होता है उसकी काफ़ी चीज़ें, बाकी चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी ठीक होती हैं। ठीक है, बी मल्टी डायमेंशनल जहाँ पर आ जाए वो एकदम ठीक है इंटेलिजेंस के लिए। थर्ड है इंटेलिजेंस कैन रिलायबल डिटरमाइंड बाय द IQ। इंटेलिजेंस आर फंडामेंटली न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। न्यूरोलॉजिकल फंक्शन से कोई मतलब है ही नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। अ की फीचर ऑफ द चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। हमारा कैसा क्लासरूम होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है, सिंपल सी बात है। इसका ऑप्शन ए है शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग, जहां पर कंट्रोल वर्ड आ जाए। ठीक है, चाहे फिजियोलॉजिकल कंट्रोल हो या मेंटल कंट्रोल हो, कैसा भी कंट्रोल हो, वो ऑप्शन हमारा होगा ही गलत। ठीक है, ध्यान रखना। और टीचर ले डाउन यूनिफॉर्म वे बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन एंड गिव देम
अप्रोप्रिएट टूवर्ड व्हाट डू द सेम। शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है। शिक्षक, देखिए जहां पर समरूप आ जाए, शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। पहली बात तो जहां पर ये आ जाए अप्रोप्रिएट वर्ड, कहां पर आ गया, एक मिनट, यूनिफॉर्म वेज। यूनिफॉर्म वेज हो ही नहीं सकता, हर किसी को हम एक लाठी से थोड़ी ही हाँक सकते हैं, तो ये भी आपका हो गया गलत। थर्ड है अ टीचर्स रोल इन इज टू प्रेजेंट द नॉलेज टू बी लर्नड एंड टू एक्सेस द स्टूडेंट्स एंड स्टैंडर्ड पैरामीटर। देखिए शिक्षक की भूमिका को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है कि शिक्षार्थियों का मानक मापदंड का आकलन करना है। मानक मापदंड जैसी कुछ चीज़ होती नहीं है यहाँ पर, जैसा स्टैंडर्ड, मैंने फिर बताया स्टैंडर्ड पैरामीटर है ही नहीं। फोर्थ देखिए, फोर्थ है द स्टूडेंट विद द टीचर्स गाइडेंस आर मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर टीचर क्या करना चाह रहा है, शिक्षक जो है बच्चों से उनका पर्सपेक्टिव समझेगा और उसमें अपना पर्सपेक्टिव ऐड करके, कुछ अपनी नॉलेज ऐड करके बच्चों को समझाने का प्रयास करेगा। यही होता है बाल केंद्रित, जिसमें दोनों तरफ से, सिर्फ एक तरफ से नहीं होता है, समझ रहे हैं, यहाँ पर दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है। मेन बात ये नहीं कि मैं आया और मैंने पढ़ा के और चला गया। आपकी लाइव क्लासेस भी अगर हो रही होती तो दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता रहता ना, आप भी कुछ अपना इनपुट देते, मैं भी अपना इनपुट देता, तब जाके हम किसी ना किसी रिजल्ट पर आते। क्वेश्चन नंबर 24 है विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। देखिए यहां पर एक बात ध्यान रखना, यहां पर क्या है, नॉट, ऐसा कौन सा है जो प्रिंसिपल, जो डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। देखिए डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, जीवन प्रयत्न चलता रहता है, एकदम सही है। तो ठीक है, ये तो चलता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा है डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिटेज एंड एनवायरनमेंट, ये भी करेक्ट है। ठीक है, विकास संशोधन योग्य है, डेवलपमेंट मॉडिफाइबल, ये भी करेक्ट है, डेवलपमेंट चेंज हो सकता है। ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट इज गवर्नड बाय, डिटरमाइंड बाय कल्चरल अलोन। जहां पर अलोन, मैंने बताया ना वर्ड अलोन, कल्चरल अलोन तो वैसे ही नहीं होगा, लेकिन अलोन भी आए ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, ठीक, नोट वाला, तो इसका करेक्ट आंसर आ गया डी, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन 25, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट सम अप रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। ठीक है, डेवलपमेंट और निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है। पहला देख लेते हैं। ठीक है, अधिगम और विकास समानार्थक और पारिभाषिक शब्द हैं। देखिए डेवलपमेंट और लर्निंग दोनों अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। दूसरा, लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड इन ए कॉम्प्लेक्स मैनर। ठीक है, इंटर रिलेटेड इन कॉम्प्लेक्स मैनर, ये एकदम ठीक है, बताऊंगा आगे। ठीक है, पहले और भी ऑप्शन देख लेते हैं। डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम विकास से स्वतंत्र है, ये ऐसा भी नहीं है, अधिगम विकास से पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। लर्निंग ट्रायल बिहाइंड डेवलपमेंट, अधिगम विकास के पीछे पीछे चलता है, ये भी नहीं। देखिए कॉम्प्लेक्स मैनर मतलब आप धीरे धीरे जब लर्निंग, आप जब अधिगम आपका होता रहता है, सीखते रहते हैं, उसके बाद आपका डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर होता है डेवलपमेंट ट्रेल बिहाइंड द लर्निंग। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन था, लेकिन क्या है, अब कौन सा सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर इंटररिलेटेड इन कॉम्प्लेक्स मैनर।
तो आज के आपके 25 क्वेश्चन थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए टेक केयर ऑल। और आपको जनरल अवेयर्स की वीडियो नेक्स्ट